शादी है। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अमरीश। शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भी भरपूर प्यार मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है? आप शौक हो जाएंगे जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का रियल लाइफ से कितना बड़ा कनेक्शन है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में फिल्म का किसी भी बड़े प्लॉट पॉइंट का कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो आपने अगर फिल्म नहीं देखी है तो भी आप वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए इस फिल्म को देखने के लिए, इस वीडियो में दिखाए गए असली इसी को देखने के लिए। शुरुआत करते हैं फिल्म के फर्स्ट हाफ दूसरे बड़े सीन से, जो एक सरकारी हॉस्पिटल से सेट है। जवान फिल्म में दिखाया है कि कैसे सरकारी अस्पताल में छोटे बच्चे इंसेफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। फिल्म में एक बड़े सिंसियर डॉक्टर इराम को दिखाया गया है जो पूरी कोशिश करती हैं अपने बच्चों को बचाने की, लेकिन इस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा इन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है। झूठा इल्जाम इन पर ही लगाया जाता है और यह जेल में जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों। अगस्त 2017 को असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में वहां एक सरकारी हॉस्पिटल है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है 3 दिन के अंदर अंदर। जब अस्पताल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है तो उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पेडियाट्रिक के तौर पर काम कर रहे थे। जब इन्हें पता चलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है हॉस्पिटल में तो ये अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्पांस नहीं आता तो खुद से भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं अपने खुद के एक्सपेंस पर। इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह देखा जाता है। लेकिन जब इस इंसिडेंट की खबर मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इन्हीं पे इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का। इन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है और फिर 9 महीने तक ये जेल में रहते हैं। एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि कैसे जेल में कितनी बेरहमी से इन्हें मारा पीटा जाता है। 4-5 दिन तक इन्हें भूखा रखा गया। इतनी बुरी हालत थी कि ये अपने कमर पर महीनों तक सो भी नहीं। अप्रैल 2018 में जाकर फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल मिलती है। कोर्ट कहता है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इन्होंने कुछ भी गलती करी। 2017 में इंक्वायरी पैनल बनाया जाता है इनके ऊपर लगाया गया आरोप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पर भी कहा जाता है कि इनके ऊपर लगाया गया आरोप बेसलेस है और इनकंसिस्टेंट है। इनफैक्ट इसी पैनल रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे 11 और 12 अगस्त को उनके ऑनेस्ट एफर्ट की वजह से 500 से ज्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर इस अस्पताल में आ पाया अलग अलग कंपनियों से। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब कोई डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो उन्होंने एम्ब्यूबैक्स देना शुरू कर दिए। पेरेंट्स को भी ये भी चीज असली में हुई थी। गोरखपुर ट्रेजेडी के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यूबैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे, आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। डॉक्टर काफिल का कहना था कि उन्हें स्पेस गॉड बनाया गया था और ये एक मैन मेड ट्रेजेडी थी। 30 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी गई थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज को और यूपी सरकार को। 63 लाख रुपीस का बिल ऑक्सीजन सप्लायर्स का पेंडिंग था जो उन्हें पे नहीं किया गया था महीनों से। और बार बार चिट्ठियों में यही चीज बताई गई कि ऑक्सीजन सप्लायर को पे कर दो ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई आती रह सके हॉस्पिटल में। इस गोरखपुर ट्रेजेडी के होने से सिर्फ एक दिन पहले 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ खुद उस अस्पताल में गए थे और विजिट करी थी। देश में सरकारी हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, यह हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितनी खराब है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगियों पर, ये हमें पता चला इस फिल्म से और गोरखपुर ट्रेजेडी से। इन सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए फिल्म में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी जाती है। कहा जाता है अगर नियत है तो इन सारे अस्पतालों को देश भर में सिर्फ 5 घंटे के अंदर सुधार दिया जा सकता है। यह चीज थोड़ी ज्यादा फिल्मी हो गई, लेकिन असल जिंदगी में मेरा मानना है कि 5 घंटे नहीं लेकिन 2 से 3 हफ्तों में डेफिनेटली सारे अस्पतालों को सुधारा जा सकता है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है वह है खराब हथियारों का। हमारे जवान देश में शहीद होते हैं दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है किसी क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के द्वारा। इसको लेकर भी रियलिटी में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। ओवर द ईयर 2012 इंडियन आर्मी के चीफ जनरल बीके सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
को लिखकर कहते हैं कि आर्मी की जो टैंक फ्लीट है वहां पर क्रिटिकल एमिनेशंस की सख्त कमी है। 2015 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कॉलोनेल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करते हैं, यह आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से हमारे सोल्जर को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इसकी वजह से उनकी जान रिस्क पर आती है। इस पीआईएल में घायल जवानों का इंटरव्यू मेंशन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे डिफेक्टिव इंसास की वजह से छत्तीसगढ़ में एक मैसेकर हुआ। 2017 एक सीएजी रिपोर्ट मेंशन करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एमिनेशंस इतने कम लेवल पर है कि अगर एक वार हो जाती है 10 दिन से ज्यादा ही हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। यह रिपोर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई, तभी तो और सुनो, 2020 तक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फेलिंग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट हुए और 27 जवान शहीद हुए। एट अ लॉस ऑफ 9.6 बिलियन रुपीस हथियारों का सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेज कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम इंपोर्ट नहीं कर पा रही। इसकी वजह से इंडिया काफी वल्नरेबल है चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर। इस साल की रिपोर्ट में भी आपको दिखाना चाहूंगा, पिछले 5 सालों में करीब 55 जवानों ने अपनी जिंदगियां खोई और 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट इस बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। तो 2022 की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया कि 400 से ज्यादा मैक 21 क्रैश किए पिछले 60 सालों में, जिनकी वजह से 200 पायलट्स और 60 सिविलियंस ने अपनी जिंदगियां खोई। इस इश्यू को वैसे रंग दे बसंती फिल्म में भी रेज किया गया था, अगर आपको याद हो तो। फिल्म बड़ा मेजर प्लॉट पॉइंट होता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे बड़े इश्यू पर, कारपोरेट फंडिंग। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कारपोरेट पैसा का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी हमारे देश में। मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसी बिल में यह लिमिट भी हटा दी गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता। चंदेल में आखिरी कितना पैसा दिया गया। इस साल की जनवरी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 52.70 बिलियन रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। किसने ये फंडिंग दी हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, क्योंकि यही बिल इन्होंने पास किया। ये चाहते ही थे कि फंडिंग को छुपाना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इस समय में कांग्रेस पार्टी को 9.60 बिलियन रुपीस मिले फंडिंग में और तृणमूल नाम कांग्रेस को 7.67 बिलियन रुपीस मिले 2014 में। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विट्जर बैंक में पड़े काले धन को लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, जितना भी धन उनकी पार्टी के पास आ रहा है सब कुछ छुपा दी। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी और पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चलना कि कौन उन्हें फंडिंग दे रहा है। हम बस अंदाजा लगा सकते हैं बाहर से देखकर। एक और चीज यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि एक कैंडिडेट अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पर कितना पैसा खर्च कर सकता है, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। लेकिन लोकसभा की इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपीस से लेकर 95 लाख रुपीस के बीच में है। यहाँ पर अगर हम लोगों सभा की हर सीट के लिए ऊपर लिमिट भी ले ले तो 543 सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 95 लाख करीब 500 करोड़ रुपए के बराबर होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकली ये 500 करोड़ रुपए से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकती। ये एक्सपेंडिचर लिमिटेड अलाउड नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ने बताया कि भाजपा ने सिर्फ 2019 की लोकसभा इलेक्शन में कितने स्पेंड किए, 27,000 करोड़। सोच कर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। अगर आप इस रिपोर्ट को इग्नोर भी कर दो तो नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना सबमिशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा है कि भाजपा ने खुद एडमिट किया कि इन्होंने 1,264 करोड़ रुपए स्पेंड किए लोकसभा में 2019 की इलेक्शन में। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 500 करोड़ और ये स्पेंड कर रहे हैं 1200 करोड़। कैसे, यह कोई मजाक चल रहा है क्या? क्या जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलन
फॉरेन इन्वेस्टर को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर को खरीदा जा सकता है। एक वोटर्स को 10-10 हजार रुपए दो तो वो हमारी प्रिफर्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर देंगे। ये चीज फिल्म में गलत दिखाई है, क्योंकि 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में हमें देखने को मिलता है कि लोग 1 किलो चिकन के लिए या 1 क्वार्टर विस्की के लिए भी अपना वोट बेच दे रहे हैं। ऑब्वियसली रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि कितना पैसे के जरिए खरीदा जाता है वोटर्स को। लेकिन 2019 की लोकसभा के इलेक्शन में 3456 करोड़ रुपए की सीजर्स हुए। इसमें कैश, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूड है। वोटर्स को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, पॉलिटिकल पार्टी की एमएलएस को ही खरीद लेती है, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती है, और फिर ये बिके हुए एमएलएस और मीडिया हाउसेस जनता के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर वहां पे सत्ता में बैठे रहे। फिर फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर, कैसे कई फैक्ट्रीज हमारे हवा और हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जो दिसंबर 1984 में हुई थी। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, ये कॉमनली हो रही है। आप यकीन नहीं करोगे, रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 2006 से शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो नदियों के किनारे पर बसे थे, वहां रहने वाले गांव वालों को कंटामिनेटेड पानी इस्तेमाल करना पड़ा अपनी डेली जरूरतों के लिए। 2013 एक रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों से बहा दिया जाता है। कौन कर रहा है? ये हजारों फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज सीवेज डंप कर रही हैं नदियों में। 2017 महाराष्ट्र पॉल्यूटिंग फैक्ट्री आर मेकिंग इट्स रिवर द फाइनेस्ट इन इंडिया। सितंबर 2018 गैस सेसेस अवार्ड विनर एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं। स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोजेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। यह फास्ट पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। गंगा की सफाई के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल ने आखिरकार गंगा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कंडोलेंसेज जरूर कॉन्फ्रेंस की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। इसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव्ड किया गया। 22,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति ने क्लियरली राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बाथिंग का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। यह नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक हो जाए। यह वह कोशिश करेंगे 2026 तक तो हो पाएगा। बाकी नदियां 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1746 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर दिन डंप करता है, 40% अनट्रीटेड। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंद नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है। वो सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन लोकल पावर स्टेशन और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए भारी पहाड़ियों देश की इसी नदी में डंप करती हैं। 2023 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज हैं टोटल में जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही हैं। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज के साथ, गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शन जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने की में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पॉल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म का विलन यह भी कहता है कि इंडिया की एनवायरमेंटल रेगुलेशन बहुत ही फेवरेबल है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। बाकी डेवलप देशों में काफी रिजेक्शन होता है जो भारत में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल
कई पेस्टिसाइड है जो विदेशी में बैन है और इंडिया में अलाउ है। सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहा था। 116 डेंजरस पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा का कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, जब डेंजरस पेस्टिसाइड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में। लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया। सरकार के द्वारा फिर कहा कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड को हम स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड में से सिर्फ 18 को यहां पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद यह और कमेटी बनाई गई एस.के. मल्होत्रा की अंडर में, जिसके कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स बैन लगाना चाहिए इंडिया में और 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी में एक्शन लिया गया। सिर्फ 3 पेस्टिसाइड पर बैन लगाया, वहां भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वह समझ ही सकते हो क्या है कि देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़ी से ज्यादा पेस्टिसाइड पर बैन लगा दिया तो बड़े बड़े अरबपतियों का थोड़ा धंधा उस पर फर्क पड़ जाएगा, उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक रिपोर्ट निकलती है तुम उसे रिपोर्ट्स पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो। आखिर क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड को बैन करना जो बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर सकते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेशन की। 2017 की इस खबर को देखिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में पोल्ट्री फार्म एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहा है। इतनी भारी डोज में एंटीबायोटिक दी जा रही है मुर्गियों को कि एंटीबायोटिक रजिस्टर्ड इंसानों तक पहुंच रही है और उसका मतलब यह है कि जब इंसानों को कोई ऐसी बीमारी होगी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगी तो इंसानों पर यह एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। इसके बाद जाकर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था यहां पर कि 2017 में परमिसिबल लिमिट सेट कर दी थी कि मुर्गियों में कितना एंटीबायोटिक डाला जा सकता है, दिया जा सकता है। 2018 की लेकिन इस खबर को देखिए। इंडिया फार्म्ड चिकन डोजेज विद द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक। ये एक स्टडी करी गई ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के द्वारा, जिसने पाया कि एक लास्ट रिजल्ट एंटीबायोटिक है। इसे कितनी भारी मात्रा में इंडिया में मुर्गियों को दिया जा रहा है। 2019 में जाकर यूनियंस हेल्थ मिनिस्ट्रीज पर एक्शन लेती है और इस एंटीबायोटिक को बैन करती है। तो यहाँ एक्शन लिया भी जा रहा है, वहां पर किसी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जाता है तभी एक्शन लिया जाता है। इससे आपको अहमियत पता होनी चाहिए फ्री मीडिया की। अगर सारा का सारा मीडिया देश में बिकाऊ होगा तो ऐसी रिपोर्ट्स कहीं छपेंगी नहीं और सरकार को कभी एक्शन नहीं लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन रिपोर्ट से बिना सरकार कभी खुद से एक्शन नहीं लेती। इन चीजों पे बाकी देशों में कंपेयर किया जाए, यूरोपियन यूनियन ने एंटीबायोटिक्स को एनिमल्स फील्ड में इस्तेमाल करने से इस पर बैन लगा दिया था 2006 में। कितने साल पहले वो एक्शन ले चुके थे। इस साल जनवरी में यूरोपियन यूनियन की एक नई लेजिस्लेशन आई है जिससे हर तरीके की एंटीबायोटिक पर बैन लगाया है फार्मिंग में, और इन्होंने इस पर भी बैन लगाया है कि जो मीट जिसमें एंटीबायोटिक यूज किया गया है वो बाहर के देशों में यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट भी नहीं करी जा सकती। अब देखिए ये मल्टीनेशनल फूड कंपनीज कैसे इंडियन सरकार के इन डिफरेंस का फायदा उठाती हैं। 2017 में अमेरिका में KFC प्राइज किया गया क्योंकि उन्होंने कमेटी किया कि वो एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने चिकन में। उसी साल में बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, टाको बेल, इन सब ने भी ये प्लेज ली थी हमारे चिकन में कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा। लेकिन क्या इसमें से किसी भी फास्ट फूड कंपनी ने इंडिया में ऐसी कमिटमेंट करी? सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने 2020 में इन कंपनीज को रीच आउट किया था और इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस सुपर जवान फिल्म में दोस्तों ये भी दिखाया गया है कि कैसे सरकार इन बड़े बड़े अरबपतियों के बैड लोन्स माफ कर देती है। रियल लाइफ से कंपेयर करना है। पिछले महीने की इस खबर को देख लो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने बताया लोकसभा को पिछले 9 सालों में बैंकों ने 14.56 लाख करोड़ एनपीएस राइट ऑफ किया। इसमें से आधे से ज्यादा अमाउंट लार्ज कारपोरेट का था और जब इन लोन को रिकवर करने का कोशिश करी जाती है तो बैंक सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाता। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया था कि इसी साल मार्च में कि पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर
वर्कर सिर्फ 14% रिकवरी कर पाए रिटर्न ऑफ लोन्स की। इन एनपीएस के अलावा फिर ऐसे अरबपतियों के ऐसे भी केसेस हैं जो लिटरली बैंक से जिन्होंने लोन लिया और वह देश छोड़कर भाग गए, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। जवान फिल्म में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाया इन लोन राइट्स ऑफ का, जो इन बड़े बड़े अरबपतियों को, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को किए जाते हैं, और जो लोन आम किसानों के द्वारा लिए जाते हैं। देश में 2019 की इंडिया स्पेंड रिपोर्ट्स को देखिए, टॉप 12 कॉर्पोरेट एनपीएस का खर्चा 2 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू फार्म लोन वीवर्स। फाइनेंशियली 2017-2018 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में 10 स्टेट गवर्नमेंट ने फार्म लोन वीवर्स दिए थे, जिनका टोटल अमाउंट था 184,800 करोड़ रुपीस। लेकिन जो टॉप 12 एनपीएस हैं उनका टोटल अमाउंट इससे ऑलमोस्ट 2 गुना है, 345,000 करोड़ रुपीस। जब किसानों का लोन यहां पर माफ किया जाता है तो उसमें एक और बड़ा अंतर है। अगर किसान अपना लोन वापस नहीं चुका पाया तो वह अक्सर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन ये बड़े बड़े अरबपतियों को सुना है इन्हें कि लोन वापस न देने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। जवान फिल्म में बहुत ही पावरफुल सीन है इसको लेकर, मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूं। किसानों के ऊपर जब कर्ज आता है तो उनकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। सिर्फ एक साल को अगर देखो तो 2021 में 10,000 से ज्यादा फार्म सेक्टर में लोगों ने आत्महत्या करी। फिल्म में दिखाया गया नो काफी शॉकिंग था, लेकिन असल जिंदगी का नंबर उससे काफी मिलता जुलता है। अब यहाँ ऐसे भी किसान हैं जो काफी पैसा कमाते हैं देश में, उनका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देना चाहिए ताकि बाकी किसान सीख सके। डाउन टू अर्थ के इस वीडियो को देखिए, हाउ कैन द स्मॉल फार्मर्स अर्न 15 लाख, या फिर इस वीडियो को देखिए फीचरिंग पद्मश्री अवार्ड भारत भूषण त्यागी, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे किसान एनुअली 5 लाख रुपए पर एकड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। या फिर इस आर्टिकल्स को देख सकते हैं द बेटर इंडिया का, जिसमें राजू टीटस किसान की कहानी बताई गई है। ये सारे किसान इतना पैसा इसलिए कमा पा रहे हैं क्योंकि ये एनएफसी मॉडल फॉलो करते हैं। एनएफसी मतलब नेचर फार्म कंज्यूमर। थोड़ा बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर किसान क्या करते हैं। नंबर 1 सीड प्रिजर्वेशन, ये सीड को प्रिजर्व करते हैं। सीड बैंक्स में फ्रेंडली सीड बैंक्स के मेंबर होते हैं अक्सर। नंबर 2 केमिकल फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंस्टेड ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं कवर क्रॉप करके कैश क्रॉप के बीच। इससे मिट्टी की माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ती है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी भी बढ़ती है, और ऐसे किसान अक्सर मैन्योर के लिए एक कंपोजिट का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 ये अक्सर मिट्टी की टेस्टिंग कराते हैं लोकल लैब्स में जाकर, जिनसे इन्हें पता चलता है कि मोस्ट सुटेबल क्रॉप क्या रहेगी इस मिट्टी में उगाने के लिए। ये क्रॉप रोटेशन की भी प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4 मोनोकल्चर, एक तरीके का क्रॉप प्लांट करने की जगह इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मल्टीपल्स क्रॉप एक ही फील्ड में जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। नंबर 5 ये मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं, 3 से 4 क्रॉप उगाए गए अलग अलग हाइट्स के सेम फील्ड पर। फॉर एग्जांपल कोकोनट, कॉफी, ब्लैक पेपर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर मेज, ग्रीन ग्राम और ग्राउंड नट एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगला ये ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, अक्सर ये नो टिल फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ ये फल्ड इरिगेशन भी नहीं करते। इसकी जगह स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करने की जगह ये मैरीगोल्ड, गार्लिक या ब्राइट कलर सीड्स का प्रयोग करते हैं। अगला ये मल्चिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि बचे हुए एरिया को ऑर्गेनिक मैटर से कवर किया जाए ताकि वीड्स को सरप्रेस्ड किया जा सके और पानी को जमीन में रिटेन किया जा सके। और फाइनली ये लोग अपनी प्रोड्यूस को मंडी में डंप नहीं करते, बल्कि कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करते हैं और कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचते हैं, मिडिल मैन को रास्ते में नहीं आने देते। ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है जिसमें किसान भी खुश, कंज्यूमर भी खुश और पर्यावरण भी खुश। लेकिन यह मॉडल बहुत रेयरली इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज्यादा लोग जो इस मॉडल का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बाकी ज्यादातर गरीब किसान कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल करते हैं। वो खरीदते हैं बीज, फिर फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और फिर ट्रैक्टर डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल को रन करने के लिए। हार्वेस्टिंग इस मशीन का रेंट करते हैं, जो बच्ची कुची पराली होती है उस पर आग जला देते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। समय के साथ साथ उनकी मिट्टी कम फर्टाइल होती रहती है, तो यह और फर्टिलाइजर उस पर डालते रहते हैं, और फिर एंड में जाकर ये अपना सारा सामान जो है
मंडी में डंप कर देते हैं। अक्सर ये लोग ट्रैक्टर के लिए भी एक लोन लेते हैं और बारिश के वक्त इनका क्रॉप भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इस मॉडल में खर्चा बहुत ज्यादा है किसानों के लिए, रिवेन्यू बहुत कम है और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। और क्योंकि बीच में यह कारपोरेट्स कंपनी मिडमैन की तरह काम करती है तो कंज्यूमर्स को भी एक ज्यादा दाम पे करना पड़ता है और ज्यादातर प्रॉफिट इस बीच वाली कंपनी ले जाती है। ये सारी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं और इन किसानों तक अक्सर कुछ पहुंच नहीं पाता क्योंकि ज्यादातर किसानों तक यह नॉलेज पहुंची नहीं। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 2022 तक वो फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे, लेकिन 2023 आ गया है और फार्मर्स की हालत वही है। बीच में सरकार ने 3 काले कानून लाने की भी कोशिश करी थी जिससे कारपोरेट्स को और बढ़ावा मिल जाता, लेकिन थैंकफुली वो पास नहीं हुआ। सरकार को एक्चुअली में करना क्या चाहिए, किसानों को एजुकेट करना, किसानों को बताया जाए कि क्या मॉडल अपनाया जाए, एग्जैक्टली वह क्या करें यहाँ अपना लाइवलीहुड बनाने रखने के लिए। अगर पॉलिटिकल विल हो तो सरकार इन फार्मर्स सुसाइड्स को 0 तक ला सकती है। वीडियो पसंद आए तो फिल्म देखते वक्त इन इश्यूज को ध्यान में जरूर रखना। थैंक्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.